आज के आपके करंट अफेयर्स 13 अप्रैल 2022 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका जलियांवाला बाग के बारे। ठीक है, जलियांवाला बाग के रिगार्डिंग करंट अफेयर है। तो जलियांवाला बाग के बारे देखो, आज आपके 103 साल हो गए हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों अक्कर हुआ और उस दिन हुआ क्या था सारे पे, वो उसकी एक आपको बेसिक चीज के बारे में बताता हूं। देखो उस दिन उससे पहले क्या हुआ था और जलियांवाला बाग तक पहुंचे कैसे। देखो ये जो साल थे, साल जिसकी मैं पहले बात करना चाहूंगा वो है आपका 1919 का साल। 1919 के साल में दुनिया में एक बहुत बड़ा इवेंट खत्म हुआ था। 1914 से लेके 1919 तक क्या हुआ था दुनिया में? वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के साल थे। वर्ल्ड वॉर 1 आपकी खत्म हुई थी इन सालों में। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी ना, देखो ब्रिटिश भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जर्मन ब्रिटिश ये सारे लड़ रहे थे। तो जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तब इंडिया के अंदर देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट वॉर लड़ रही होती है, गवर्नमेंट्स में कभी भी आपके टॉलरेंस पावर नहीं होती इस चीज की कि वो डोमेस्टिकली किसी तरीके का प्रोटेस्ट सहन करे, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी वॉर पे लग रही होती है। तुम नहीं चाहते होते कोई और तुम्हें प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा, खासकर कॉलोनीज में तो और ज्यादा प्रोटेस्ट होने थे। इस कारण उन्होंने इस टाइम पे आपके कुछ ऐसे कानून बनाए जहां पे किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, ना कोई वारंट चाहिए। उसके बाद जैसे कंडीशन होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है कोई भी अगर किसी को भी अरेस्ट किया। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर अब मजिस्ट्रेट के आगे भी पेश करना जरूरी नहीं है, तुम उसे अपने डिटेंशन में जेल के अंदर जितने मर्जी टाइम तक रख सकते हैं। पर ब्रिटिश ने ये बोला था कि जैसे देखो जो लीडर्स थे सारे, उन सबको ये बोला था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी आपको साथ के साथ ये सारी चीजें हम हटा देंगे और नॉर्मल जितने आपके राइट्स है वो रिस्टोर कर देंगे। पर जब तक वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, ब्रिटिश को अच्छा लगने लगा ये कंट्रोल। इसी के बाद मतलब इसीलिए जब 1919 में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, सारी रिस्ट्रिक्शंस वर्ल्ड वॉर 1 की हटा दी, तो उन्होंने एक नया एक्ट पास किया, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करके एक्ट था, उसे पास किया। उसे पास करने वाले पर्सन का नाम था रॉलेट, सर रॉलेट। ठीक है, रॉलेट ने जो एक्ट पास किया इसीलिए उस एक्ट को कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्ट था, पूरा नाम उसका वो था, रॉलेट के बस नाम से फेमस हो गया जिसने बनवाया था। इस पर्सन ने जो एक्ट बनवाया उसके अंदर ये सारी पावर्स दोबारा मिल रही थी कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में रखो, कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं। ऐसी अनलिमिटेड पावर्स फिर से पुलिस को मिल रही थी, आर्मी को भी मिल रही थी। ये जो पावर थी इसके खिलाफ आपके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का सोचा दो लोगों ने, जिन्हें हम कहते हैं अली ब्रदर्स। इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का सोचा। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना था दिल्ली में, जिसमें इन्होंने मदद और जिस फिलॉसफी में इन्होंने यकीन करना शुरू किया, इन्होंने मदद ली आपकी गांधी जी की। गांधी जी को बोला कि आप इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कीजिए और गाइड कीजिए। तो एक नॉन वायलेंट तरीके से पूरा का पूरा प्रोटेस्ट करना था। पर इसके अंदर क्या होना था, हमने इंडिया में जगह जगह, दिल्ली मेन जगह बननी थी जहां गवर्नमेंट की सीट थी, बाकी सारे इंडिया में जगह जगह लोगों को जगाना था, इस सारी एक्ट के खिलाफ खड़ा करना था। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलानी थी। अब ये जब सब कुछ शुरू हुआ, इसी के साथ में आपके पंजाब के अंदर हुआ क्या हुआ था, पंजाब में ना डिस्टरबेंस के कारण कर्फ्यू इंपोज कर दिया था। किसी का एक सुरेंद्र
धर्मेंद्र जी आपका। तो आपके पंजाब के अंदर कर्फ्यू इंपोज हुआ था सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को लगते हुए। तो ये बैसाखी के टाइम था, ठीक है, ये 13 अप्रैल का टाइम था, इससे पहले कर्फ्यू इंपोज हो गया पंजाब में। अब ये जो कर्फ्यू की न्यूज थी ये हर जगह नहीं पहुंची कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और आपके लोगों को कहीं पे भी इकट्ठा होने की मनाही है। तो आपके इसी के चलते हुए अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर वहां पे लोग इकट्ठे हुए। जलियांवाला बाग के अंदर दो चीजें हो रही थी। देखो कर्फ्यू क्यों इंपोज किया गया था, आपके ना दो पंजाब के फेमस लीडर्स को अरेस्ट किया था और लोगों में बहुत अनरेस्ट था। पंजाब में उस टाइम दो बहुत पॉपुलर लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों के अरेस्ट के बाद काफी ज्यादा पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट होने के आसार थे, इस कारण सारे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। पर क्योंकि न्यूज हर जगह तक नहीं फैली तो कई लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए मेले के लिए और बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ स्पीचेस भी चल रही थी, पर मेला भी चल रहा था, ज्यादातर लोग मेला एंजॉय करने आए थे, पॉलिटिकल स्पीचेस साथ के साथ चलती होती है। अब उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन में बन जाता होता है, उस टाइम पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे आपके माइकल ओ डवायर, ये अलग पर्सन है, ठीक है। इनके ऑर्डर्स ये थे कि कहीं पे भी लोग इकट्ठे होते हैं स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए और अगर फायर करने की जरूरत पड़े तो गोली चला दो। अमृतसर की कमांड ये सब कुछ इंपोज करवाने की उस टाइम थी REH डायर के पास। अब ये दो अलग अलग लोग हैं, डायर आपके लोकल कमांडर थे और डवायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो डवायर ने ऑर्डर दिए थे शूट के। डायर ने क्या किया, इसे बहुत ही एक्सट्रीम रूप दिया। जलियांवाला बाग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था जिसकी सिर्फ एक सिंगल एंट्री थी, चारों ओर ऊंची दीवारें थी, एक यहाँ पे कुआं है और ऐसा सारा कॉम्प्लेक्स था। ये सारे एंट्री पे अपने सोल्जर्स को कवर करके उन्होंने, सोल्जर्स ने तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां नहीं खत्म हुई, तब तक चलाते रहे। तो कई लोगों ने दीवार चढ़ के, कई कुछ कूद भी पाए, पर ज्यादातर लोग दीवार चढ़ते हुए भी मारे गए। कई इस कुएं में छुपने के लिए वेल के अंदर गए, पर एक के ऊपर एक गिरने के कारण, सफोकेशन के कारण मर गए और बाकी कईयों की ऐसी डेथ हो गई। ये चीज के इंसिडेंट्स ने पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक शॉक भेजा कि ब्रिटिश किस तरीके से क्रूएलिटी कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण इंडिया के एक जो बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो जिन्हें नोबेल प्राइज में मिला हुआ है, फर्स्ट एशियन नोबेल ब्यूरोक्रेट वही थे, सबसे पहले नोबेल प्राइज पूरे एशिया में उन्हें ही मिला था, ठीक है। तो वो जो थे उन्होंने अपना नाइटहुड ना एक ब्रिटेन की क्वीन से दिया गया स्टेटस होता था, जिसे नाइटहुड मिलता था उसे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे ब्रिटेन में। उन्होंने अपनी नाइटहुड भी सरेंडर कर दी कि जब तुम मेरे फेलो सिटीजन्स की कदर नहीं कर सकते तो मैंने तुमसे ये टाइटल लेके क्या करना, ठीक है। सर का टाइटल मिलता होता था और नाइटहुड ऑफर की जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपके यहाँ पे अक्कर हुआ, क्लियर है। अब ये मैंने क्यों फैक्ट बताया है, ये लास्ट ईयर ना, मुझे पेपर नहीं याद कौन सा था, लास्ट ईयर पंजाब का एक पेपर था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये बताना क्यों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, कि क्वेश्चन ये आया था कि जलियांवाला बाग में फायरिंग करने के ऑर्डर किसके थे। ऑब्वियसली बचपन से तुम हमेशा एक ही नाम सुनते आए हो, डायर का, तो तुम ज्यादातर वैसे स्टूडेंट्स डायर टिक करने ही जाते। पर देखो करंट अफेयर से किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो लास्ट ईयर आपके एक मूवी आई थी प्राइम वीडियोस के ऊपर, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह के बारे में पता है? शहीद उधम सिंह ने बेसिकली इसी जलियांवाला बाग का बदला लिया था जब आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर को गोली मार के, ठीक है।
तो ड्वायर को उन्होंने इसलिए गोली मारी थी क्योंकि ड्वायर ने ऑर्डर जारी किए थे। अब देखो, एक मूवी का कोई अपने आप में पर हिस्टोरिकल मूवी है, उन्होंने उस इंसिडेंट्स को उठाया, उससे इंस्पायर करके क्वेश्चन बना दिया कि लोगों को एक्चुअली पता है कि उधम सिंह, शहीद उधम सिंह ड्वायर के पीछे क्यों गए थे। तो इस कारण उन्हें वहां लंदन में गोली मारी थी, वो इसी चीज के कारण था। ठीक है, क्लियर है। दूसरा करंट अफेयर काफी टाइम से बिल्डअप हो रहा है। देखो, सारी दुनिया का फोकस यूक्रेन, रशिया, यहाँ पे फोकस हुआ है, पर आज इंडिया, हमारे लिए हमारे नेबरहुड में जो चल रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास के दो नेबरिंग कंट्रीज में रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, कौन बन गए अब? शहबाज शरीफ। ठीक है, अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अब शहबाज शरीफ बन गए हैं। तो वहां पे आर्मी का कंट्रोल दिखता है किस तरीके से है, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पर्सन नहीं हुआ जिसने पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल का पूरा कर लिया। आर्मी को नहीं पसंद आता, किसी ना किसी बहाने से, मतलब ऑब्वियसली ये भी बहाना ही है, आर्मी का नाम डायरेक्टली नहीं आता, उसे करवा दिया गया। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री जो ज्यादा बड़ी क्राइसिस में चल रही है ना, और लिटरली श्रीलंका, श्रीलंका लिटरली फेल हो गया, एक फेल्ड स्टेट बन गई है। इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले श्रीलंका में हो क्या रहा है। देखो, श्रीलंका ने ना बहुत सारा कर्जा पिछले 10-12 साल में हद से ज्यादा कर्जा उठा लिया था, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट करना। देखो, अगर आप अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हो देश की, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के चलते आपको एक बार ही तो कर्जे उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि कर्जे उठाओगे तभी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो, तभी देश तरक्की करेगा। पर बात यह है कि किस हद तक लोन उठा सकते हो जो पे भी वापस कर सको। ठीक है, हुआ क्या, श्रीलंका की हालत, पहले जितने लोन उठाए थे बस चल रहा था उनका काम। प्रॉब्लम आई जब आपका कोविड आ गया, क्योंकि श्रीलंका की मेनली इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे चल रही थी। कोविड आते ही टूरिज्म खत्म हुआ, टूरिज्म खत्म होते ही आपकी श्रीलंका की सारी इकोनॉमी सिंक इन कर गई। मतलब और भी फैक्टर्स थे, वन ऑफ द लास्ट नेल जो उनके कॉफिन में थी वो आपके कोविड ने डाली, कि कोविड के कारण जो इनकम गिरी और गवर्नमेंट को अपने खर्चे और बढ़ाने पड़ेंगे इसके कारण। बाकी गवर्नमेंट की और भी वहां पे श्रीलंका के अंदर क्या है, नेपोटिज्म की कभी हद देखते हैं ना हम, जैसे कांग्रेस को देखते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और ये भी कहते हैं कि गांधी परिवार कितने साल से रूल कर रहा है। अगर तुम्हें क्लासिकल नेपोटिज्म देखना है, नेपोटिज्म की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं कि अपनी बच्चों को लॉन्च करते रहते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं। अगर क्लासिक नेपोटिज्म देखना है, श्रीलंका की पॉलिटिक्स, राजापक्सा जो फैमिली है, प्रेजेंटली राजापक्सा फैमिली के 33 मेंबर्स अलग अलग सरकार की टॉप पोस्ट होल्ड करते हैं। उसमें से 2 पोस्ट हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, दोनों एक ही परिवार के हैं। उसके बाद कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, चाचा भतीजा ये सारे यही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा नेपोटिज्म और बिल्कुल ही तुम टैलेंट खत्म ही कर देते हो, टैलेंट की परवाह नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो मतलब ये कुछ कारण है, कभी डिटेल में श्रीलंका के बारे में बताऊंगा, श्रीलंका में कैसे यहां तक श्रीलंका पहुंचे। पर अब प्रॉब्लम क्या हुई है, कल के दिन हुआ क्या है, मतलब जो आज न्यूज बनी ऑब्वियसली कल हुआ होगा, आज अखबार में है। श्रीलंका के ऊपर ना टोटल कर्जा था 51 बिलियन का। श्रीलंका ने बोल दिया है कि हम ये खर्चा, मतलब ये जो कर्जा है ये नहीं पे कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम अपने लोन, सारे लोन्स के ऊपर डिफॉल्ट कर रहे हैं। डिफॉल्ट करने का मतलब होता है कि देखो, आपको लोन है तो किस्तें पे करनी पड़ती है। आपने कह दिया कि आपसे अब लोन नहीं पे होगा, बस क्लियर हो गई हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब 2 रास्ते हैं दुनिया में, कोई या तो श्रीलंका को बचा ले किसी तरीके से, या कुछ महीनों बाद दुनिया में श्रीलंका को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि आज जो वहां पे सरकार एग्जिस्ट कर रही है, बस सरकार खत्म है, वो देश खत्म है। तो श्रीलंका इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है कि आने वाले महीनों में शायद श्रीलंका में कुछ भी ना बचे।
इसी चीज को कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट। देखो हर देश लोन लेता है, इंडिया ने भी लोन लिए हुए हैं, इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 551 बिलियन का कर्जा है। जितना बड़ा देश होगा उतना बड़ा उतने ज्यादा कर्जे हैं, ठीक है। अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस में कर्जे हैं। तो ये इतने जो कर्जे हैं ये उठाने ही पड़ते हैं सारे देशों को अपने उसमें। पर बात कहां आती है, अगर तुम उस लोन की किस्तें पे कर पा रहे हो ना, अगर आप उस लोन की किस्तें पे कर पा रहे हो, आप अपने आप और लोन भी मार्केट से ले सकते हो, ठीक है। और उसे कहते हैं कि बस लोन की सर्विस करते रहो, कि किस्तें भरते रहो और लोन भी मिलते रहते हैं और तुम्हारी दुनिया में इज्जत भी बनी रहती है। पर जब भी तुम लोन नहीं पे कर पाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसे कहते हैं कि तुम सॉवरेन एज अ देश तुम डिफॉल्ट कर गए हो अपने लोन पे, लोन नहीं भर पाए। अब इसके कारण श्रीलंका में क्या होगा, देखो देश के अंदर हमें बाहर से सामान तो मंगाना ही पड़ता है ना, इंपोर्ट का पैसा कहां से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे रुपी, तुम्हारी करेंसी को तो कोई नहीं मानेगा। श्रीलंका भी रुपी चलाता है, श्रीलंकन रुपी कहते हैं उसे। ये यादवेंद्र आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। तो आपके जितने इंपोर्ट है, इंपोर्ट आप जितना सामान बाहर से मंगा रहे हो वो मंगा नहीं पाओगे। ये प्रॉब्लम श्रीलंका में आ रही है। श्रीलंका में तेल खत्म हो चुका है, इसी कारण श्रीलंका में कोल खत्म हो चुका है, इसी कारण श्रीलंका में दिन के 13-15 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहे हैं। अगर तुम्हें तेल भराने जाना है तो ये मान लो कि पेट्रोल पंप पे 2 से 2.5 दिन खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके शायद 2 या 4 लीटर तेल मिल जाए। ये हालात है श्रीलंका में, ठीक है। खाना नहीं है, बाहर से कुछ खाने को नहीं आ रहा, तो जो देश खुद नहीं उगा पाएगा, तो श्रीलंका इतना बड़ा देश ही नहीं है कि सब कुछ उगा पाए, तो वो सारा खाना बाहर से नहीं आ रहा। आसपास के देश या दुनिया के कुछ देश हेल्प कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने $1 बिलियन की मदद अनाउंस की है कि $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड कर दी है कि $1 बिलियन का हमसे जो खरीदना चाहते हो खरीद लो, हम फ्री में दे देंगे, ठीक है। पर वही बात है कि कितना टाइम हम भी सस्टेन करेंगे, हम किसी का कर्जा क्यों उठाते रहे, ठीक है। ये अभी के लिए हम कर रहे हैं। इंडिया खासकर इन चीजों में, देखो आने वाले टाइम में शायद हम अपने एफर्ट्स और भी बढ़ा दें, क्योंकि एक स्पेशल रीजन है इंडिया का ये करने का। पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है कि आपका तमिलनाडु स्टेट और जो श्रीलंका की स्टेट है ना, ये बहुत ही पास पास है। श्रीलंका के अंदर भी तमिलियन कम्युनिटी रहती है जो तमिल भाषा बोलती है और तमिलियन कल्चर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जो तमिलियन कल्चर है। बस समुद्र के कारण दोनों अलग अलग है, पर है दोनों साइड पे तमिलियंस ही रहते हैं। तो एक तरीके से फैमिली रिलेशंस भी है। तो हो क्या रहा है, तमिलनाडु के अंदर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो हमें तमिलनाडु को देखते हुए श्रीलंका के इन बॉर्डर्स को चेक रखना पड़ता है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, लोग क्योंकि श्रीलंका में भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जो आपका नॉर्दर्न श्रीलंका है, जाफना और ये सारे एरिया, वहां से छोटी छोटी बोट से ना इंडिया को क्रॉस करने शुरू हो गए। रोज इंडिया में 25-30 बोट लोग तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं जो आए हैं, अनडिटेक्टेड और भी आ रहे होंगे इंडिया के अंदर। तो ये अल्टीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर कितना स्ट्रेस है, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्होंने आके भी, इन्हें भी घर चाहिए, इन्हें भी पानी कंज्यूम करेंगे। अब हम डिटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, नौकरियां तो ये भी ढूंढ रहे होंगे, चाहे लेबर की हो, लेबरर्स में कंपटीशन बढ़ गया ना, ये सस्ते में भी काम करेंगे क्योंकि इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे नेबरहुड में फर्स्ट देश है जो इस डेट में जा रहा है। पर अगर लॉन्ग टर्म क्राइसिस देखो, पाकिस्तान भी इसी रास्ते में है। अगले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान में भी सेम होने वाला है। तो इंडिया का नेबरहुड अगर तुम देखो इंडिया के ऊपर प्रेशर अपने आप बिल्ड होता है। आज चाहे पाकिस्तान को हम जैसे मर्जी नफरत करते हो, प्यार करते हो, जो मर्जी चीज है, ठीक है, पर कल हम चाहते तो नहीं है ना कि पाकिस्तानी कभी भी, चलो नफरत भी है, हम वैसे भी नहीं चाहते कि वो इधर आ जाए, पर अगर वो भी भूखे मरने लग गए, वो भी तो बॉर्डर क्रॉस करके इधर ही भागेंगे। और उनका नेबरहुड है क्या पाकिस्तान का, एक साइड अफगानिस्तान है, एक साइड ईरान है, वो तो खुद भूखे मर रहे हैं। तो इंडिया सेंट्रल लोकेशन में होने के कारण इंडिया के ऊपर एक
करंट अफेयर्स, इसलिए हमें ज्यादा कंसर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉवरेन डेट होता क्या है, ये सॉवरेन डेट से हो क्या सकता है। देखो सॉवरेन डेट से एक तो तुम इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, दूसरा जो तुम्हारी करेंसी होती है ना, अब देखो सबसे पहले अब जो श्रीलंका की करेंसी के साथ होगा, करेंसी फेल हो जाती है। श्रीलंका की करेंसी देखो, हर इंटरनेशनल करेंसी जैसे हम भी देखते हैं ना, आज रुपी डॉलर के सामने कितना चल रहा है, ऐसे हर करेंसी डॉलर के सामने जब इवैल्यूएट की जाती है, श्रीलंका की करेंसी रोज गिर रही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे के, जैसे हमारी भी करेंसी कुछ पैसे ऊपर और नीचे जाती रहती है, श्रीलंका की करेंसी ऐसे गिर रही है कि आज 320 रुपए का एक डॉलर है, कल 325 का हो जाएगा, ठीक है, फिर 150 350 का हो जाएगा, इस तरीके से गिरती जा रही है। वहां पे 350 रुपए में एक डॉलर, कभी ये भी आज 320 रुपए का एक डॉलर है वहां पे, सिर्फ वहां की लोकल करेंसी जो ये 300 रुपए, उनके भी रुपए ही है, श्रीलंकन रुपी, तो 320 रुपए में एक डॉलर आता है वहां पे। ठीक है, तो ये और ज्यादा गिरता जाएगा, तो आपकी करेंसी फेल हो जाती है। करेंसी फेल होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है, देखो आज आप या मैं कोई भी सामान, अब आगे कभी करेंसी फेल होती है, इसके ऊपर ये अलग अलग स्टेटमेंट्स बन सकती है, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज चीजें समझा रहा हूं। अगर कभी भी करेंसी फेल होती है किसी भी देश की, तो क्या हो सकता है, करेंसी अपने आप में है क्या, जो भी आपके पास नोट पड़े, कुछ भी पड़ा है, अल्टीमेटली कागज है ना। तुम आज उस कागज से कोई भी चीज खरीद रहे हो, तुम्हें वो कोई कागज वापस देता है, तुम अल्टीमेटली उस पेपर को मान रहे हो। क्यों मान रहे हो, क्योंकि तुम उसके ऊपर लिखी हुई गारंटी पे विश्वास कर रहे हो कि तुम्हें मार्केट में जो तुम खरीदना चाहोगे इसके बदले मिल जाएगा। पर जब तुम्हारा वो रुपी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ नहीं दिला पा रहा, तुम्हारा उस रुपी के ऊपर विश्वास उठने लग जाएगा, तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी करेंसी फेल हो। करेंसी फेल होने का मतलब वन ऑफ द साइन होता है कि बस गवर्नमेंट फेल हो। ये श्रीलंका एक ऐसे पॉइंट पे आज खड़ा हुआ है कि जहां पे श्रीलंका पूरा का पूरा आने वाले 4 से 6 महीने में पूरा देश बर्बाद हो सकता है। पर आने वाले 4 से 6 महीने में इसका मतलब होगा कि इंडिया के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तमिलनाडु की स्टेट में। ठीक है, क्योंकि वहां से सारे लोग नियरेस्ट यही भाग के आएंगे, तो इस तरीके से ये चीज अक्कर हो सकती है। अब इसके अलावा देखो, एक सॉवरेन डेट में एक और प्रॉब्लम होती है, सरकार ने ये बोल दिया कि हम अपने लोन नहीं दे सकते, पर जिन्होंने लोन दिया हुआ है, जो जिन्होंने कर्जा दिया है, वो थोड़ी मान जाएंगे कि हमारा लोन नहीं पे करोगे। वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल अलग अलग कोर्ट्स चले जाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ ऑर्डर्स लेंगे कि जैसे श्रीलंका की कोई भी फॉरेन में जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करने लग जाएंगे, तो उनके श्रीलंका के सारे एसेट्स बिकने लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ श्रीलंका के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो देश बर्बाद हो रहा है, और ज्यादा बर्बादी की कगार पे जा सकता है। दुनिया में इस सिचुएशन से फेस करने के लिए अब जो इनके पास आखिरी चांस है अपने आप को सुधारने का, दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है देशों को ऐसे हालात से, इससे पहले ही बचाने के लिए, पर श्रीलंका की सरकार अभी तक उनकी बात नहीं मान रही थी। वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में जिसे IMF कहते हैं। किसी भी देश के पास ये फॉरेन रिजर्व्स कम पड़ते हैं, देखो अल्टीमेटली तुम्हें ट्रेड करना पड़ता है और लोन भी फॉरेन करेंसी में करने पड़ते हैं। इन फॉरेन करेंसी को हम कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी के देश के पास रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं। श्रीलंका की यही रिजर्व्स खत्म हो गए हैं। अपनी तो खुद की करेंसी तो तुम जितनी मर्जी प्रिंट कर सकते हो, पर इंटरनेशनल करेंसी तो तुम्हारे पास लिमिटेड होगी ना, तो उनके पास ये खत्म होगी। ऐसे फिर तुम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी सामान इंपोर्ट करना है, किसी भी देश से मंगाना है, वो देश तो तुमसे डॉलर में पेमेंट मांगेगा। अगर तुम्हारे पास डॉलर है ही नहीं, तुम दोगे क्या। इस कारण आपकी फॉरेन करेंसीज को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे इंडिया के पास ऑलमोस्ट 650 बिलियन फॉरेन करेंसी में पड़ा हुआ है,
तो ये हमने स्टोर इसलिए करके रखा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा चलता रहता है, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीज है, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कोई भी देश जा सकता है जिसके पास भी ये फॉरेन रिजर्व्स कम पड़ जाए, पर आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ लोन देता है इसके बदले फॉरेन करेंसी के, पर वो जो लोन होते हैं ना, वो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी होती है, शर्तें जुड़ी होती हैं कि ये जो तुम्हारी इकोनॉमी में गड़बड़े हुई हैं जिसके कारण आज तुम यहां आके खड़े हो, ये पहले ठीक करो सब कुछ। जितना ठीक करते जाओगे उतनी लोन की किस्त वो जारी करते जाते हैं। तो श्रीलंका में क्राइसिस आएंगे, पिछले 1.5 साल से दिख रहा था। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, एक ही परिवार जो चला रहा है, वो लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्ड स्टेप्स, जैसे तुम्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, लोन अपने देश के अंदर महंगे करने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, फालतू के खर्चे, सब्सिडीज, ये सब कुछ बंद करना पड़ता है। तो सरकारों, किसी भी डेमोक्रेटिक जहां पे तुम्हें इलेक्शन करवाने, वहां पे कितना अनपॉपुलर है, तुम लोग को कह रहे हो टैक्सेस ज्यादा दो, सब्सिडी मिलेगी नहीं, तुम तो सरकार से बाहर हो जाओगे। तो सरकार मान नहीं रही थी वहां पे, पर अब वो ऐसे मौके पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे उन्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। तो अब पिछले 2 हफ्तों से जो आईएमएफ की जितनी शर्तें थी, अब धीरे धीरे करके सब पूरा करते जा रहे हैं। तो अब फाइनली उन्हें अपना एक बार इसलिए डिफॉल्ट भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि हमसे पे नहीं हो पाएगा। तो लेंडर्स, उन्होंने क्लियर कर दिया कि लेंडर दुनिया में जो भी हमारे एसेट्स लेना चाहते हैं वो ले जाए, बस कर्जा खत्म करें हमारे ऊपर, एक बार रिफ्रेश मारने पे लगे। पर देखो ये हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे थोड़ी इन्वेस्टर को तो पैसे ही वापस चाहिए, उसे क्या करना है, तुम्हारे कोई एग्रीकल्चरल लैंड तुमसे ले लिया तो, ठीक है। थर्ड करंट अफेयर है आपका कॉमन बैबलर। ये एक बर्ड है, उसके बारे जनरली बस एक फोटो आई हुई थी, उसके बारे कॉमन बैबलर के बारे पढ़ लें। कॉमन बैबलर जो है ये आपकी काफी दूर तक पाई जाती है, ये आपके अफगानिस्तान के एरिया में पाई जाती है, और हमारे यहाँ पे सदर्न सारे इंडिया के इलाके में, अफगानिस्तान से लेके सारे इंडिया में पाई जाती है। ये जैसे हमारी वो एक लोकल बर्ड है ना, चिड़ी, ये वैसी सी दिखती होती है, बस ये सारी ब्राउन से कलर की होती है, ठीक है। कॉमन बैबलर जो है ये सारी ब्राउन से कलर की दिखती है, इसका नाम सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। छोटी सी बर्ड होती है जो ड्राई ओपन स्क्रब एरियाज में पाई जाती है। देखो स्क्रब क्या होते हैं, झाड़ियों के एरिया, ड्राई एरिया जहां पे कोई ज्यादा घने पेड़ ना हो, ठीक है, झाड़ियां हैं, ये झाड़ियों के अंदर छुप के रहती हैं। तो ये ऐसे एरियाज के अंदर सरवाइव कर लेती हैं, और इसीलिए ये बहुत दूर दूर तक भी पाई जाती है, अफगानिस्तान से लेके आपके सारे इंडिया के एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बस यही मेन चीज है, बाकी तो कोई नहीं है। ऐसे कई बार ना आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 4-5 जानवरों के, मतलब लेट्स सपोज बर्ड्स की नाम लिख दिए, पर अगर आपको लेट्स सपोज ये नाम ही नहीं पता कॉमन बैबलर है क्या, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये आता है, कॉमन बैबलर है क्या, मैमल है, बर्ड है, रेप्टाइल है, ये है क्या। तो यही पता होना चाहिए कि बर्ड है, कैसे एरिया में पाई जाती है ये पता होना चाहिए, और कहां से लेके कहां तक वैसे पाई जाती है ज्योग्राफिकली, ठीक है, क्लियर है। ये सब चीज। फोर्थ करंट अफेयर, और काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आपके जल्द प्रेसिडेंट के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाने वाला। आज तक तुमने कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाली है? नहीं सर, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है सर। बिल्कुल सही रोशनी जी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डाली होगी तो आप में से कोई एमपी या एमएलए ही होगा, ठीक है, नहीं तो आप में से किसी ने वोट नहीं डाली होगी। तो होता क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, देखो इंडिया के अंदर कॉमन सिटीजन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। प्रेसिडेंट को चुनने वालों को पहले तो कह सकते हो कि जो इलेक्ट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, जो लोग प्रेसिडेंट को चुनेंगे। अच्छा, सबसे पहले जिसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है उसे कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने वाले की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल का। उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडिया होनी चाहिए, और सर उनपे कोई डेप्थ वगैरह नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल उनके सिर के ऊपर कोई डेट हो सकता है, देखो लोन तो तुम उठा सकते हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो हाँ दिवालिया, प्रूवन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोर्ट डिक्लेयर करते हैं किसी पर्सन को बैंकरप्ट, तुम्हें कोर्ट के द्वारा बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रूवन इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। इसके बाद पहले दो ये मेन कंडीशन होगी, ये बाकी कंडीशंस है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तीसरी, मतलब तो ये तीसरी चीज जो लिखी है, और अगर कंडीशन कभी प्रिस्क्राइब करनी पड़े ना, ये चीज को याद रखना, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के ऊपर सेम कंडीशन लगती हैं एज ऑफ लोकसभा मेंबर। अगर इसका क्या मतलब है, देखो जो लोकसभा में जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर अगर कोई कंडीशन इंपोज की गई है, लेट्स सपोज मैं कहूं कि लोकसभा के मेंबर 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, यानी कि वो कंडीशन ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर भी लागू हो जाएगी कि प्रेसिडेंट कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। लोकसभा, पार्लियामेंट का आंसर गलत होगा, राज्यसभा का गलत होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पड़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा के वर्ड की जगह राज्यसभा होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी लाइन का फर्क है जो पेपर में स्टेटमेंट बनती है, याद रखना। देखो अल्टीमेटली गेम ही सारी की सारी पेपर की इस चीज की है कि एक वर्ड चेंज हुआ, लोक की जगह राज्य आ गया, सारी चीज बदल गई। अगर आपने बुक में ध्यान से पढ़ा होगा या क्लास में अब ध्यान से सुन लिया तो अपने आप ये चीज सही होगी, नहीं तो गलत हो जाएगी, सॉरी। तो इसके बाद अब ये इलेक्शंस होते कैसे हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, इसमें दो टाइप के आपके मेंबर्स होते हैं। एक जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसे भी आगे एक्सपांड करूंगा। दूसरे हैं आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सारी स्टेट्स के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर है, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी आपके इलेक्टेड एमपीज हैं या जितने भी आपके इलेक्टेड एमएलएज हैं, हर स्टेट के अंदर विधानसभा है और सेंटर में आपकी लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके अंदर के जो मेंबर होते हैं ना, उन्हें हमेशा एक वोटिंग परसेंटेज दी जाती है। देखो इन सबको बराबर की वोट नहीं मिलती, सारे एमपीज को सेम वोट मिलती है। सारे एमपीज की वोटिंग, मतलब वैसे हम जब भी वोट डालने जाते हैं ना, जैसे हम एज अ सिटीजन, हम जब एमपीज और एमएलए को वोट डालने जाते हैं, हमारी जो वोटिंग के लिए एक लाइन यूज की जाती है ना, वो लाइन है 1 वोट 1 वैल्यू। हम एक वोट डालेंगे और उसकी एक ही वैल्यू काउंट होगी। अगर मैं वोट डाल रहा हूं, लेट्स सपोज मेरे एक वोट डालने की वैल्यू 10 है, तो जब आप भी वोट डालोगे आपकी वैल्यू भी 10 ही होगी। और अभी हम एक एक करते हैं, ऑब्वियसली 10 नंबर क्यों करना हमने, बस एग्जांपल के लिए कि सेम वैल्यू मिलेगी। यहां पे सेम वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि दो चीजों में फर्क देखो। एक तो जो एमपीज हैं, एमपीज तो चलो पूरे इंडिया से इलेक्ट हो रहे हैं, एमपी सेंटर में आ गए हैं, एमपीज को सेम वोटिंग परसेंटेज भी दे दोगे तो पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, चाहे लोकसभा के एमपी हो चाहे राज्यसभा के हो। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का पर्सन हो, ठीक है। दूसरे आपके पर अगर स्टेट्स देखोगे, सारे विधानसभा के अंदर जितनी भी स्टेट के अंदर असेंबलीज हैं, सबके अंदर सीटें ही अलग अलग है। किसी के अंदर 60 सीटें हैं, किसी के अंदर 110 हैं, किसी के अंदर 150 हैं, किसी के अंदर 400 हैं। सीटों में एमएलए ही अलग अलग नंबर के हर स्टेट के अंदर। अब जब एमएलए अलग अलग नंबर के हैं तो सबको बराबर वोट कैसे मिल सकती है, क्योंकि अगर बराबर मिली, देखो हमारी ओवरऑल कोशिश क्या होती है कि जब मैं एमएलए को वोट दूं, मतलब एमएलए को मैं जो भी वैल्यू दूं उनकी वोट को, वो वैल्यू हमेशा सेम हो दो स्टेट्स के बीच में। 4 स्टेट्स लगा लो, यहाँ पे आपके 100 एमएलए हैं, यहाँ पे आपके 60 हैं, यहाँ पे आपके 400 हैं, यहाँ पे आपके कोई भी एक नंबर लगा लो 201 है, चलो ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी एमएलए की सीटें हैं, ठीक है। ये सबसे पहले तो जो सीटें जब डिसाइड हुई होंगी, ये हमेशा डिसाइड होती हैं कि उस स्टेट की अपनी पॉपुलेशन कितनी है।
जितनी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतने एमएलए ज्यादा करने पड़ते हैं। अब ये फ्रीज किया हुआ है, पर चलो जब फिक्स चल रहा था तभी ऐसे बढ़ती जाती थी, ठीक है। वो पॉलिटिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, करंट अफेयर के हिसाब से अभी बता रहा हूं मैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीटें डिसाइड हुई हैं। तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है वहां पे सीटें भी, एमएलए भी कम है। जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे एमएलए भी ज्यादा है। पर अगर मैं इन सारे एमएलए को कहूं कि आपको बराबर एक एक वोट मिलेगी और सबकी वैल्यू एक एक होगी, लेट्स सपोज पहले ये सिस्टम मानो, तो ये जो छोटी स्टेट्स हैं इनके लिए तो बहुत ही अनफेयर है ना, क्योंकि इन स्टेट्स की एज अ स्टेट तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बची ना, इस स्टेट की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। तो अगर मैं सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स में जीत जाऊं तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन अपने आप जीत गया मैं। पर प्रेसिडेंट तो इंडिया का होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पे आपके एमएलए ज्यादा हैं इन हर एमएलए की वैल्यू छोटी कर देते हैं। जहां पे एमएलए कम है वहां पे वैल्यू बड़ी कर देते हैं, ताकि अल्टीमेटली ये वैल्यू इन सेंस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या वैल्यू लग रही है। लेट्स सपोज यहां पे मैंने हर एक को एक रफ फिगर दे रहा हूं मैं, ये 400 जो आपके एमएलए थे, इन सारे लोगों को मैंने एक एक एमएलए को मैंने वैल्यू दे दी है 2 की, कि आप जब वोट डालोगे आपकी एक वोट 2 के बराबर काउंट होगी, ठीक है। यहां पे जब मैंने की, मैंने इन्हें वोट की वैल्यू दे दी 3.5 की, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर करने की कोशिश कर दी। तो इस तरीके से आपका सारा सिस्टम 3.5 भी नहीं, आपका इससे भी ज्यादा 5 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है, 2 लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस तरीके से वैल्यू असाइन कर दी मैंने कहीं ना कहीं, ताकि बराबर जब काउंट हो तब ऑलमोस्ट बराबर काउंट हो जाए, ठीक है, ताकि वैल्यू बराबर इस तरीके से आ जाए। अब दिखने को लगेगा कि उन्हें वैल्यू ज्यादा मिल रही है, पर ये नंबर में ज्यादा थे, इस कारण ओवरऑल सेम हो गया ना। तो आपको ये स्टेटमेंट्स पेपर में अलग अलग बन के आ सकती हैं, ठीक है। एमपीज की वैल्यू सेम होती है सारे एमपीज की, एमएलएस की हमेशा स्टेट टू स्टेट चेंज होती रहती है, स्टेट्स इक्वल नहीं होती इसमें, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू सेम हो जाती है, स्टेट्स इक्वल नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो वर्ड देखने वाला है वो है इलेक्टेड। देखो इलेक्टेड वर्ड याद रखना, सारे अगर आपको कभी पेपर में स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल एमपीज वोट डालते हैं या ऑल एमएलए वोट डालते हैं, वो गलत है। जैसे कि आपके राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा के अंदर ना 12 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद ही नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो लेट्स सपोज वही पर्सन दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ, ये 12 तो एक तरह से फेवर करेंगे ना उस पर्सन को। इसी कारण जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, इन्हें गिनती से बाहर रखा जाता है। सिर्फ जिन्हें चुना गया है, चुना चाहे डायरेक्टली चुने गए हो चाहे इनडायरेक्टली चुने गए हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपके मेंबर्स इसमें काउंट होते हैं। मतलब राज्यसभा इनडायरेक्टली चुन के आए हैं, लोकसभा डायरेक्टली, सारे इलेक्टेड। यहाँ पे भी सेम इलेक्टेड, जैसे गवर्नर आपके नॉमिनेट कर सकता है, कई ट्राइबल स्टेट्स के अंदर आपकी नॉमिनेशंस होती है, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे, तो वहां पे आपके वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉमिनेशंस होती हैं, तो उन्हें नहीं गिना जाएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल क्रक्स दिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ठीक है। 5 साल का टर्म मिलता है और इस तरीके से ये सारे बताने की कोशिश है, ठीक है। तो यहाँ पे एमपीज और एमएलए वही 1 वोट के तौर पे नहीं काउंट किए जाते, ठीक है। तो ऐसे सारी की सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखी हुई है। क्लियर है? आज का लास्ट करंट अफेयर, लास्ट कंसेप्ट जो है वो है आपका एल नीनो। आपके मॉनसून आने वाला है और 1.5 महीने में अंडमान में आ जाएगा, ठीक है। अंडमान में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके जो मानसून आते हैं वो अंडमान एंड निकोबार में आते हैं। अगर ओवरऑल इंडिया को देखा जाए, सबसे पहले मानसून अंडमान एंड निकोबार में आना शुरू होता है। मेनलैंड पे बात करें तो 1 जून को आपके केरला को हिट करता है और वहां से आपका मानसून शुरू होता है मेनलैंड पे, ठीक है। उससे पहले अंडमान पे आना शुरू हो जाता है, बस 20 मई के बाद होता है कि बस आना कभी भी आ सकता है। 20 से 25 मई के बीच बीच में आपके अंडमान पहुंच जाता है,
तो जो एल नीनो है ये आपके इसीलिए जो मॉनसून आता है ना अभी समर्स में, उस मॉनसून का नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। इसे ये नाम क्यों मिला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो इस साल नॉर्मल रहने वाला है क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट नहीं है इस टाइम। तो ये न्यूज है कि एल नीनो नहीं है, पर यही पता होना चाहिए एल नीनो होता क्या है। देखो जो आपका सारा का सारा मॉनसून क्रिएट होता है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल कि किस तरीके से आपका मॉनसून आता है। ये आप इंडिया लगा लो, ठीक है, ईस्टर्न हिस्सा भी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जल्दी मोड़ दिया मैंने। तो ये सारा इंडिया का हिस्सा लगाओ, इसके ऊपर जो यहाँ पे तिब्बत का एरिया है ना, ये एक हाई प्लाटो लैंड है, बिल्कुल सीधा लैंड है और कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, कुछ ज्यादा नहीं है और काफी एल्टीट्यूड में ऊंचा एरिया है। अब गर्मियों में क्या होता है, ये एरिया ना तपना शुरू हो जाता है, हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे यहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है। तिब्बत में क्या है, क्योंकि फ्लैट लैंड है, जमीन ही जमीन है, कहीं कुछ कवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जलना शुरू हो जाता है एक तरह, मतलब एक्चुअली आग नहीं लगती, मतलब गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। जब भी आपकी गर्मी बढ़ती है वहां पे आपके प्रेशर एरिया, लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। देखो लो प्रेशर क्यों कहते हैं, एक जनरल फिनोमेना, ये आपकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर जब भी आपकी गर्मी पड़ रही होती है, देखो जब आपकी जमीन गर्म होना शुरू होती है, जमीन में से गर्मी निकलना शुरू करती है, गर्मियों में बाहर जाओगे जमीन तप रही होती है ना, ये क्या करती है, अपने ऊपर की हवा को गर्म करना शुरू करती है। ये जो गर्म हवा होगी ये ऊपर को राइज करेगी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ऊपर को राइज करेगी। इसकी जगह लेने के लिए ऊपर वाले एटमॉस्फेयर से ठंडी हवा आती है, ये नॉर्मल हर जगह पे सर्कुलेशन चल रहा होता है। पर जब आपकी गर्मी बढ़ने लगती है तब ये जो ठंडी हवा है ये बीच में ही आपकी गर्म हो जाएगी और वापस जाने लग जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि जो सरफेस के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे आपके हवा के पार्टिकल्स ज्यादा खुल जाएंगे, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर जाती जा रही है, ठंडी हवा नीचे आके उसकी जगह कवर नहीं कर पा रही। प्रेशर यही होता है कि कोई चीज कितनी पास में पैक्ड पड़ी है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स में स्पेस बढ़ गया उतना प्रेशर कम हो गया, जितने ये ज्यादा टाइटली पैक हो गए प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो यही होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो जब गर्मी पड़ रही है तिब्बत में यही चीज हो रही है, तिब्बत का एरिया गर्म हो रहा है, यहाँ पे नीचे हवा में एक तरीके से गैप क्रिएट होना शुरू हो गया, छोटा छोटा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब अपने आप को लॉन्ग टर्म में जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा, वो इस तरीके से नहीं देख पाता कि कहीं पे कोई एरिया हवा से गायब हो रहा है, मतलब हवा जहां पे नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो जहां पे भी हाई प्रेशर होगा आपकी हवा भागने लगती है। हाई प्रेशर का एरिया है जो इंडिया के आसपास, ये सारा का सारा समुंदर है, अफ्रीका नीचे सारे एरिया तक, ये सारा का सारा इंडियन ओशन है। पानी हमेशा कंपैरेटिवली लैंड से कम गर्म होता है, तो कंपैरिजन में यहां पे हाई प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। इस कारण आपकी हवाएं जो है, जो आपकी विंड्स हैं, वो आपकी तिब्बत की तरफ को भागना शुरू करती है। और क्योंकि देखो गर्मी तो पड़ ही रही है ना, हवा क्या करती है, गर्मी क्योंकि हवा चलनी शुरू हुई, गर्मी के कारण पानी के ऊपर से निकल रही है, तो पानी में इवेपोरेशन हो रही होगी, वो अपने साथ पानी उठाना शुरू कर देती है। तो इन हवाएं चल रही हैं जिन हवाओं के अंदर पानी है। अब देखो ये जो हवाएं, यार मॉनसून को नाम कहां से मिला है, ये जब हम कंपास करते हैं, जिस साइड से आपकी हवा आती है ना उस साइड के नाम से हवा को नाम दिया जाता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन से हवा आ रही है, साउथ वेस्ट, इसीलिए जो ये गर्मियों में आपका मॉनसून आता है इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिया की यहाँ पे जो पहाड़ों की रेंज है साउथ में, कौन सी रेंज है, वेस्टर्न घाट्स, यहां पे स्ट्राइक करता है। पर इसकी अल्टीमेटली कोशिश है मैं किस तरीके से ये तिब्बत लो प्रेशर एरिया पे पहुंच सकूं। तो यहाँ पे ये गैप निकाल निकाल के आगे बढ़ने लग जाता है। अरावलीज, राजस्थान में बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि अरावलीज बिल्कुल इसके पैरेलल खड़ी है, अरावलीज के दोनों साइड से ही निकल जाता है। देखो बारिश सिर्फ तब होगी, आपकी ओरोग्राफिक रेन की कंडीशन है, ये आपकी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, जब आपके रेनफॉल जाके पहाड़ों से टकराती है, ये हवाएं पहाड़ों से टकराती है।
कोई दीवार बननी चाहिए सामने। अरावली तो बिल्कुल सीधे हो गए इन्हीं की डायरेक्शन में, उनकी दोनों साइड से निकल जाती है, इसलिए राजस्थान का एरिया ड्राई रह जाता है। इसके बाद आगे जाके आपके हिमालयस ने, देखो तिब्बत तक पहुंचना था पर उससे पहले हिमालयस खड़े हैं। ये हिमालयस क्या करते हैं, ये हिमालयस इन हवाओं को तिब्बत तक कभी जाने नहीं देते, तो बेचारा तिब्बत फिर से ड्राई रह जाता है, ठीक है, और सारी की सारी बारिश और बर्फ यहीं रह जाती है, ठीक है। अपर हिमालयस में जाएगी तो बर्फ पड़ने लग जाती है, वही इतना ज्यादा ठंडी हो जाती है क्योंकि, और बाकी इंडिया में क्योंकि बैरियर बन गए तो नॉर्थ इंडिया में बारिश आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये एक इंट्रोडक्शन है क्योंकि अभी मानसून की न्यूज आने लगी है, ठीक है। मैं अभी इंडिया के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं अभी आपको एल नीनो समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है। जैसे अभी मानसून के और करंट अफेयर भी आएंगे अगले 1-1.5 महीने में, तब हम मैप्स भी पढ़ेंगे और वो भी मैं करंट अफेयर के अंदर ही करवाता जाऊंगा, तो अगले 1.5-2 महीने में सारी मानसून की स्टडी हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है एल नीनो का कंसेप्ट, देखो एक ना बहुत ही दुनिया में यूनिक कंसेप्ट होता है। इंडिया से बहुत दूर एक चीज शुरू होती है, थोड़ा सा अब वर्ल्ड मैप बना दो एक बार, ये रब भी कर दो, ठीक है। वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया, आपका अफ्रीका, आपको ऊपर यूरोप, ठीक है। एक सारे वर्ल्ड मैप का प्रीव्यू दे रहा हूं पहले ताकि हम समझ सकें। ऑस्ट्रेलिया, इस साइड पे आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा पूरी दुनिया को इस तरीके से लगा लो। अब होता क्या है, ये जो यहाँ पे पेरू और इक्वाडोर के देश है ना, यहाँ पे एक यूनिक फिनोमिना होना शुरू होता है। ये क्यों होता है या कैसे होता है, इसका आज तक साइंटिस्ट लॉजिक नहीं समझ पाए, पर सडनली यहां पे ना इस एरिया में पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ओशन में पानी करंट्स के थ्रू ट्रैवल करता है, पानी अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है, तो ये करंट्स के साथ ये पानी, ये जो गर्म पानी है ना, ये धीरे धीरे इस पूरे एरिया में फैलना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपके यहां पैसिफिक ओशन से गर्म हुआ पानी, देखो सारी दुनिया के ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इस कारण एक साइड से जो गर्मी फैलनी शुरू हुई यहाँ पे साउथ अमेरिका के, यहां से ये गर्म पानी सारी जगह फैलना शुरू हुआ। जब ये पानी सारी जगह फैल गया तब होगा क्या, यहां पे आपके ये मतलब जितनी भी आपकी ये हीटिंग हुई, इसके कारण पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर पानी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, देखो यहाँ पे ऊपर लो प्रेशर बन रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर था इसलिए हवा चली, पर अगर पानी भी गर्म होने लगा तो आपके क्या है कि तिब्बत और इंडियन ओशन के टेम्परेचर में फर्क कम हो जाएगा ना। फर्क जितना कम होता है हवाएं उतनी स्लो हो जाती है, और हवाएं जितनी स्लो होंगी उतना मानसून का असर, उतना वो पानी कम उठा पाएंगी, उतना मानसून कम आता है। तो जिस साल एल नीनो का असर दुनिया में होता है, ये जो सारा गर्म पानी ऐसे दुनिया में पट्टी में फैला, इसे एल नीनो कहते हैं, जिसके कारण सडन राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन है। क्यों अक्कर होता है ये पता नहीं, ये 2 से 7 साल के बीच कभी भी अक्कर हो जाता है, पर यही देख लो प्रेडिक्शन कितनी ज्यादा बड़ा है, 2 साल में भी रिपीट हो सकता है, कई बार 7-7 साल तक नहीं आता ये, ठीक है। और जब आता है कई बार एक सीजन में चला जाता है, कई बार मिड सीजन में चला जाता है, कई बार 3-3, 4-4 साल भी चलता रहता है। तो इसे प्रिडिक्ट करना या ये क्यों होता है अभी तक ये साइंटिस्ट के समझ नहीं आया, पर इसके कारण जो इंडियन ओशन और ये सारा एरिया गर्म होने लगता है, हमारा साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं कमजोर होगी, हमारे बारिश कम होगी, ड्रॉट ज्यादा आएंगे, ये सब कुछ। इसका उल्टा कंसेप्ट है, देखो बारिश ज्यादा कब होगी, जब आपका टेम्परेचर का डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस कब बड़ा होगा, जब बाई चांस अगर इंडियन ओशन ज्यादा ठंडा हो जाए। तिब्बत तो गर्म हो ही रहा है, अगर इंडियन ओशन किस तरीके से ज्यादा ठंडा हो गया और ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, ये भी अक्कर होता है। वही सेम साउथ अमेरिका के यहां से, इक्वाडोर और पेरू के यहां से सडनली पानी एक्सट्रीमली ठंडा होने लगता है, उससे इसका ऑपोजिट नाम है, ये जैसे एल नीनो था जो गर्म हो रहा है, उसका नाम है ला नीना। ला नीना में ठंडा पानी फिर ऐसे फैलना शुरू होता है,
इंडियन ओशन ठंडा हो गया, उस साल बाढ़ ही बाढ़ आएंगी, ठीक है। पर चलो तब भी के हर जगह पानी पहुंचता है इंडिया में, डैम्स फिल हो जाते हैं, तब भी बेटर माना जाता है। ये 2014 से लेकर 17 तक ना एक बार लगातार चलता रहा था। 18 की स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में कैसे करंट अफेयर्स थे कि अगर इस साल बारिश नहीं आती, हमारे सारे डैम्स खाली पड़े थे 2018 में, 95% डैम खाली हैं, ऐसी न्यूज आ रही थी उस टाइम पे, पानी नहीं था इंडिया में। पर 2018, 19 और 20 ये 3 साल बहुत एक्सेस में भी गई है, तो आपके डैम्स हद से ज्यादा फिल हो गए। पिछले साल नॉर्मल गया, इस साल भी अभी नॉर्मल की ही प्रिडिक्शन है, ठीक है। क्लियर है, एल नीनो समझ आ गया। बाकी काफी डिटेल और भी कुछ पॉइंट्स आपके करंट अफेयर में है, तो बाद में इस पीडीएफ को पढ़ भी लेना। कोई भी और डाउट बाद में भी हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।